चैप्टर 6 हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंजाइम्स। छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर है। आपको पहले भी मैं बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें आपको कोई ऐसी मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, बेसिकली व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाई दीज एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपको पता है कि आपकी बॉडी में देयर आर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट आर गोइंग इन, आपकी बॉडी में जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। आपको ये होता है कि उन जो आपके पास बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म्स। उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। आपके जितने भी है लाइक आपका ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके लिए बेसिकली आपको रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड है, जो आपके बॉडी में हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आपके होता है एनाबोलिज्म एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म आपको पता है दिस इज द बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें आपके पास छोटे मॉलिक्यूल्स में इनके एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं, और that is called as anabolism, and catabolism is the opposite of anabolism, in which is a breakdown process, जिसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर द टू टाइप्स ऑफ द मेटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस है, और कैटाबोलिज्म बेसिकली आपके पास क्या है, हाँ, ब्रेक डाउन प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जो एनर्जी है वो बेसिकली कैटाबोलिज्म में जब कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, एंड वही एनर्जी देन यूज होती है आपके पास एनाबोलिज्म में टू सिंथेसाइज द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह जो कैटाबोलिज्म में आपके पास एनर्जी है वो रिलीज होकर वही यूज हो रही है आपके पास किस में, एनाबोलिज्म में, और ये आपके पास बायोकेमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है बेसिकली, ये जो मेटाबॉलिज्म में ये एनाबोलिज्म में, ये कैटाबोलिज्म जो भी है दोनों प्रोसेस में, इसमें ये होता है कि एक प्रोडक्ट होता है आपके पास, देन रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद आपके पास एक सबस्ट्रेट होता है, ये आप रिएक्टेंट होता है, ठीक है, जो आपके पास उसमें रिएक्शन के बाद वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो ट्रांसफर होता है, वो दैट इज ट्रांसफर थ्रू एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। वो आपके पास किस होता है, एंजाइम से ट्रांसफर होता है। जी शामून, आपका क्या क्वेश्चन है जी? सर ये बायो कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ मतलब हमारे जो ह्यूमन लाइफ या फिर किसी लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर हर किसी भी चीज जिसम की चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है मैं ये बताता हूँ, बायो अभी तक बायो कैटलिस्ट पे आए नहीं हम लोग, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मैंने ये कहा कि ये जो आपके पास मेटाबॉलिज्म होता है इसमें एक आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट में। वो जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट में वो किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स इस लिहाज से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। बायो मीन लाइफ, ठीक है। तो लाइफ के जब रिएक्टेंट को, और कैटालिस्ट मीन होता है दैट स्पीड अप द रिएक्शन। तो आपके पास कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन, और बायोकेमिकल ने बायो लाइफ से रिलेटेड जो आपके पास ये उनको स्पीड अप करते हैं, तो आपके पास हम कहते हैं दैट इज बायो कैटालिस्ट, ठीक है। तो बायो कैटालिस्ट आपके पास है एंजाइम्स है दैट आर रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म्स रिलेटेड टू द लाइफ, ठीक है। वैसे हम अगर देखें तो एंजाइम जो है वो बेसिकली जनरल भी फंक्शनिंग करते हैं, लाइक आपके पास इनके यूजेस में हम देखें तो ये डिटर्जेंट में यूज होते हैं, ये पेपर मेकिंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स कोई भी ऐसी चीज विच स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होता है बायो कैटालिस्ट है, तो यहाँ पे ये रिलेटेड टू द लाइफ जो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स आप कहते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं विच आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। और एक चीज आपने और याद रखनी है कि एंजाइम जो है वो जो आपके पास रिएक्शन है उसका हिस्सा नहीं बनता है, उसमें जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट नहीं बनते, बल्कि दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन एंड इट्स ऑल ओवर, ठीक है। रिएक्टेंट आते हैं उसमें स्पीड अप करके साइड पे हो जाते हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट नहीं बनते, ठीक है।
तो जो आपके पास एंजाइम जिन मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंड देन आपके पास एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे वर्क करके उसको आगे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि एंजाइम जो है वो स्पीड अप दी रिएक्शन, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। अगर आप सपोज करें कि आपके पास एंजाइम नहीं है, अगर एंजाइम नहीं होते तो आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं दे आर वेरी स्लो प्रोसेस। लाइक आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसकी ब्रेकडाउन में आपके पास जो है वो अगर एंजाइम के बगैर वो हो तो दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ये है कि अगर एंजाइम नहीं है तो आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगी, और वो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इससे कह सकते हैं कि लाइफ वुड नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। एंजाइम के बगैर आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे टाइम पे, और उनके बगैर जो है वो आपका एनर्जी या आप नहीं मिलेगी और आपके जो है वो बॉडी मेंटेन नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो एंजाइम्स आर वेरी क्रूशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स आर वेरी क्रूशियल फॉर लाइफ। अब एंजाइम बेसिकली कैसे किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उस चीज को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज आपको समझनी चाहिए कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं दे रिक्वायर्ड एन स्टार्टिंग एनर्जी। ठीक है, उनको आपके पास एक रिएक्शन जो भी केमिकल रिएक्शन उसको स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कह सकते हैं इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो प्रोसेस विदाउट एंजाइम स्लो होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये एज अ बैरियर के तौर पर फंक्शन करती है जब रिएक्शन बिगिनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो अगर विद एंजाइम नहीं है तो ये बेसिकली एंजाइम जो हमने कहा कि रिएक्शन स्लो होते हैं वो क्यों होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने का मतलब है उनको इनिशियली बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जस्ट लो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट एंजाइम। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की, उस वजह से एनर्जी उनको कम चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए, तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं, जस्ट लो डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट प्रोसेस, दैट रिएक्शन, और जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा होता है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये देखें डायग्राम में, तो दिस इज आपको जनरल कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि अब यहाँ से अगर आपने नीचे रिएक्शन स्टार्ट करना है तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जाने के लिए बेसिकली ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एंजाइम क्या करते हैं, इस जो ये जगह है इसको कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक लेना है, जब ये कम होगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी तो वो फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आपको एक जनरल सा कंसेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, अब एंजाइम जो है वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, उसमें डिफरेंट वो मेथड्स के थ्रू करते हैं कि वो समटाइम ये कहते हैं मैं अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, जो आपको जो सबस्ट्रेट की शेप है उसको चेंज कर देते हैं ताकि वो एंजाइम के साथ सही बाइंड हो जाए, जो है वो सही फिट होके बाइंड हो जाए, ये होता है। या समटाइम एंजाइम जो है वो करते हैं जो उनके ऊपर चार्ज होता है उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि वो भी बाइंड हो सके। ठीक है, या फिर सम टाइम ये होता है कि जो आपके पास सबस्ट्रेट और एंजाइम की शेप तो फिट होती है लेकिन वो एक ओरिएंटेशन में एक दूसरे के सामने फिट नहीं होते, तो एंजाइम क्या करता है उनकी ओरिएंटेशन को क्या कर देता है, ठीक कर करेक्ट कर देता है ताकि वो इजीली एक दूसरे में फिट आके वो कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एंजाइम जस्ट लो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप ग्राफ बताएं। ठीक है, ये जो आपके पास रेड है, पिंक कलर है, ठीक है, जो पिंक कर्व है इट शोज के अगर एक एक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो विदाउट एंजाइम कितनी होगी, यहाँ से इतनी एंजाइम जो है विदाउट एंजाइम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब एंजाइम होगा तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास, लो होगी। देखें, अब यहाँ तक रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इस मीन के रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगी एंजाइम की वजह से तो वो आपके पास कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, रिएक्शन जो भी है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह बेसिकली करता है, एंजाइम फंक्शन करता है। ठीक है, एंजाइम की अगर हम थोड़ी सी इसकी कैटेगरीज देखें तो देर आर टू कह दें कि कैटेगरीज एंजाइम के ऑन द बेसिस
वेयर दे वर्क, वो जिस उनकी किस जगह पे वो वर्क करते हैं उनकी बेसिस पे हम एंजाइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम एंड second one is extracellular enzyme. Intra mean inside cellular cell. Those enzymes which are working inside the cell are called as intracellular enzyme. For example, जो glycolysis है, which is working in cytoplasm. Glycolysis आपको पता है कि it is the breakdown of glucose जो कि cytoplasm में हो रही होती है, which is the inside of the cell. तो उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। एंड सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड टाइप है, दैट इज एक्स्ट्रा आउटसाइड सेलुलर सेल। दोज एंजाइम व्हिच वर्क आउटसाइड द सेल हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल एक आपका एंजाइम होता है स्टोमक में, द एंजाइम इज पेप्सिन, जो कि आपके पास पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट होके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस पेप्सिन एंजाइम इज वर्किंग आउटसाइड द सेल इनटू द स्टोमक। स्टोमक में है लेकिन आउटसाइड द सेल है, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो जहां पे एंजाइम वर्क कर रहे हैं तो उसकी बेस पे हम एंजाइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज इंट्रासेलुलर एंजाइम which is working inside the cell, and second one is extracellular enzyme which is working outside the cell into the body cavity, like आपके पास क्या पेप्सिन है, ठीक है। तो आपके पास ये है हमारे पास एंजाइम का जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है, वो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझे हैंड रेज करके पूछ सकता है। Anyone has any question related to the topic that we discussed today? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम अगर किसी को अपने एक दफा फिर पढ़ लेना है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में जो है वो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको देख लेंगे, जो भी हुआ क्वेश्चन तो वो मुझसे